तो हेडिंग लिखो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या लिखोगे? कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस तो तुम्हें पता है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम कोई भी दो एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। हमें पता है इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो जब मैं इसकी रेजोनेंस करूंगा तो रेजोनेंस करने के बाद में इधर से रेजोनेंस की ये फॉर्म आ गई, तो CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH फॉर्म हो जाएगा। जब यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस करूँगा या रेजोनेंस करूँगा तो CH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ गया। अब अगर तुम इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इसमें जो A फॉर्म है और जो B फॉर्म है वो दोनों की दोनों डिफरेंट है, A नॉट इक्वल टू B। लेकिन जब तुम सेकेंड एग्जाम्पल देख पा रहे हो A और B, इस केस में A इक्वल टू B है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी तुम रेजोनेंस करो, रेजोनेंस करने के बाद तुम्हें दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम दिख रही है, तो वो फॉर्म क्या होगी? हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी। ये क्या होगी? हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस का है और ये एग्जाम्पल हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस का नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने से हुआ क्या, और ऐसा क्यों हुआ कि वो चीज़ डिफरेंट है और ये चीज़ अलग है। होता क्या है, तुम्हें पता है कि जब तुमने रेजोनेंस के रूल पढ़े होंगे GOC केमिस्ट्री में, तो तुमने क्या देखा होगा कि जो न्यूट्रल फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है? जो न्यूट्रल फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू आयनिक फॉर्म। तो मतलब A और B में अगर मैं तुमसे स्टेबिलिटी पूछूं तो A की फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो B में जाना प्रीफर नहीं करेगा। अगर कोई कंपाउंड 100% है तो उसमें से सिर्फ 20% यहाँ पे रहना प्रीफर करेगा और 80% यहाँ पे रहना प्रीफर करेगा। बोलो बात है कि नहीं है? क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब सेकंड केस में हमने देखा तो सेकंड केस में क्या था कि दोनों फॉर्म इक्वल है। ये फॉर्म देखी, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी, तो हमने क्या देखा कि ये 50% इस फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है और 50% इस फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है। और जब कभी भी तुम्हारा 50% दोनों फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है तो वही केस तुम्हारा किसका हो जाता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस का हो जाता है। और जो केस इक्विवेलेंट रेजोनेंस का हो जाता है, हम इजीली उसमें CO का बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, उस CO का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, आज तक तुमने ये नहीं पढ़ा ना कि रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता है तुम्हें? कैसे निकालते हैं बताओ, पढ़ा हो तो आज तक? ये कंपाउंड है, ये वाला, यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हम कैसे निकालें? तो तुम अगर सिंपल सी बात करो, अगर मैं इस बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, इस वाले की, इस पे मार्क कर देता हूँ चलो CO की, तो CO स्टार में जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है और GO यहाँ पे क्या है? C ऑक्सीजन पे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। तो अगर मैं तुमसे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो तुम क्या कर दोगे? 2 प्लस के 1/2 करके क्या बता दोगे कि सर 1.5 इज द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है। भाई सिंपल सी बात क्या है, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इधर आएगा, ये पार्टिसिपेट करेगा, तो ना तो यहाँ पे हमेशा 2 बॉन्ड ऑर्डर रह सकता है और ना ही हमेशा यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर रह सकता है। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। अगर वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगर वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो हमारा पाला किससे पड़ने वाला है कि जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है उसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का क्या है? सिंपल सा, यहाँ पे 1 था, इसका 2 था, तो हम क्या निकाल दिया? 1.5। इस केस में हम अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात पूछ लेता है CO का बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें 2 बॉन्ड ऑर्डर आएंगे कि CO ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड ऑर्डर है और C डबल बॉन्ड O के बीच में 2 बॉन्ड ऑर्डर है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों है, यहाँ भी तो डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मामूली सा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में 20% एग्जिस्ट करता है लेकिन 80% तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और जब इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस में आए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर देखा ये दोनों फॉर्म तो भाई इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो बॉन्ड ऑर्डर 1 दिख रहा है वो एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, क्योंकि ये फिर से रेजोनेंस में जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे क्या था 1 था। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो जो CO का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता लगा कि भाई 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट देखे तो ये बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 है और ये जो एग्जैक्ट देखे तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस में ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम बॉन्ड ऑर्डर को नहीं निकाल सकते। या तुम्हें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा बॉन्ड ऑर्डर वही सेम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब तुम्हें मैं बहुत सारे इक्विवेलेंट रेजोनेंस के एग्जांपल लिखवाता हूँ और तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये की फॉर्मूला सिंपल सा लिखवा रहा हूँ तुम्हें, देखो। तो जब कभी भी तुम्हें इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 में पाई बॉन्ड अपॉन में टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड या टोटल पाई बॉन्ड, यहाँ पे लिख लेना टोटल पाई बॉन्ड। ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान रखना इसको अप्लाई कैसे करना है। तुम पागलों की तरह हर जगह कैसे लग जाते हो, बस हमें वही चीज पकड़नी है जहां पर वो रेजोनेंस कर रहा है। इस CH3 मॉलिक्यूल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पार्ट पकड़ना है जिसमें ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। भाई यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम बस क्या करो 1 प्लस के इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कितने हैं, तो पाई क्या है सिर्फ 1 ही है, तो ऊपर क्या कर दोगे 1 अपॉन में कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 और 2। भाई सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है ना, सिर्फ पाई बॉन्ड ही तो टूट के पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने ऊपर क्या लिखा था पाई बॉन्ड, नीचे क्या लिखेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल क्या है 1 और 2, एक सिग्मा यहाँ पे होगा एक सिग्मा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो तुम्हारा एग्जाम्पल कितना हो जाएगा 1.5। बोलो कर लोगे ऐसे ही। अब मैं जैसे तुम्हें एग्जाम्पल दे दूं SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। बोलो ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ठीक है। चलो पहले यही करो, बाद में तो तब देखोगे। तो कुछ नहीं करना, H2SO4 है। अब देखो सल्फर है, स्ट्रक्चर बना लो, ऑक्सीजन नेगेटिव ये नेगेटिव। कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, लो 1 प्लस के पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 ही तो पाई बॉन्ड है, 2 डिवाइड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो 2/4, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/2। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। तो H2SO4 में जो तुम्हें बॉन्ड दिखते हैं उनके बीच में, सबके बीच में रेजोनेंस करते हो ना रेजोनेंस इस तरीके से, तो ओवरऑल एवरेज जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना होता है 1.5 होता है। ऐसे ही CO3 के केस में देखो, CO3 के केस में देखोगे CO ऑक्सीजन नेगेटिव, ये होता है कि नहीं होता। अब देखो इसमें भी निकालना है 1 प्लस के पाई बॉन्ड कितना है 1, लो भाई सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना है 1.33। तो एवरेज जो बॉन्ड ऑर्डर होता है CO3 नेगेटिव में कितना होता है 1.33। चलो ClO4 नेगेटिव में आओ, तो Cl ऑक्सीजन 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 और ये क्या आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बोलो कैसे निकालोगे, क्या होगा इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो कुछ नहीं करना 1 प्लस के 1 2 3 पाई बॉन्ड कितने हैं 3, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, लो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1 प्लस के 0.4 से 28 4 5 20, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.75 बॉन्ड ऑर्डर। बोलो अगर तुमसे कोई पूछ ले Cl ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो 1.75 कर लोगे। चलो थोड़ा गोच पोच हो गया, थोड़ा रफ कर देता हूँ, कर लो इनके खुद निकालो, प्रैक्टिस ही तो करनी है।
निकालो खुद से। अब देखो यहाँ पे ClO3, तो ClO3 करोगे, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, यही तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ClO3। तो कितना करोगे 1 प्लस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, भाई 2 पाई बॉन्ड है 3 सिग्मा है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के 0.6 और 0.6, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1.66 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ClO2 का निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ XCO4 4 नेगेटिव, XCO6 4 नेगेटिव, बताओ कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना, Xc ऑक्सीजन, बताओ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? XCO4 4 नेगेटिव, क्या सर इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? अरे 1 हो गया, इसमें क्या इतना सोचना। XCO4 6 नेगेटिव, ऑक्सीजन, बोलो कितना होगा? ये इक्विवेलेंट के का, हाँ मैं कह रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर उसमें ही निकलेगा जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस आ रहा है, ध्यान रखना। बताओ क्या होगा इसमें? तो कुछ नहीं करना, सिंपल से ये देखो सर 1 प्लस के पाई बॉन्ड कितने हैं 1 और 2 बाई सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 बाई 0.5 आ गया, तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसमें अप्रोक्स 1.5। ठीक है, चलो और बताते हूँ। हाँ, HPO4 2 नेगेटिव, बताओ इसमें क्या होगा? और दूसरा ClO7 2 नेगेटिव, बताओ इसमें क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन का और ऑक्सीजन का, और उसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का। बताओ, तो जब तुम SPO4 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ, फॉस्फोरस, यही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई यही तो होता है S3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अच्छा OH, यही तो मिलेगा। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि इसमें मुझे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो तुम सिंपल क्या करोगे, तुमने यहाँ पे रेजोनेंस की ये फॉर्म बन गई, यहाँ पे रेजोनेंस की ये फॉर्म बन गई, लेकिन जब तुम यहाँ से रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करने के बाद तुम्हारा क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O, OH पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है कि नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टोटोमराइजेशन हो जाता है। टोटोमराइजेशन होने के बाद ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टोटोमराइजेशन भी होता है, और टोटोमराइजेशन होता है तो सिंपल सी बात ये है कि इट इज नॉट द केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस ही नहीं है तो हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करेंगे। बताओ ClO7 में बताओ कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चर होगी, बताओ कैसे निकालोगे? बोलो फटाफट। बोलो। तो इस केस में कैसे निकालोगे? इस केस में आएंगी 2 ClO बॉन्ड ऑर्डर आएंगे। कैसे आएंगे? इस पार्ट का अलग निकालोगे और इस पार्ट का अलग निकालोगे।
कैसे भाई? सिंपल सी बात यह है कि ये ऑक्सीजन क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इस केस में ये इधर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हमें पहले इस सिंगल पार्ट का अलग निकालना पड़ेगा जब भी तुम्हें ऐसे ब्रिजिंग वाले क्वेश्चन दे, और इस ऑक्सीजन का अलग निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको क्या मान लेंगे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये हमारा रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो जब रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो हमारा जो Cl का, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कुछ स्पेशल केस ही बता रहा हूँ, जो Cl और ऑक्सीजन स्टार पे होंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जो हमारा ClO3 ये वाला है, Cl ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस के कितने पाई बॉन्ड है? 2, कितने बॉन्ड है? सिग्मा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा अप्रोक्स? 1.66, 1.6 ही आता है क्या? 0.18, हाँ 0.66, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.66 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.66। तो तुम्हारा Cl2O6 नेगेटिव में 2 बॉन्ड ऑर्डर आएंगे, ध्यान रखना इस बात की, कभी मिस्टेक कर दो। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 1.66 होगा, इधर भी कितना होगा? 1.66 होगा। लेकिन इस केस में जो ब्रिजिंग वाले पे है, इसकी जो होगी वो क्या होगी? 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा। और तुम्हें पता है जितने ज़्यादा नंबर बॉन्ड ऑर्डर आते हैं इतनी तुम्हारी बॉन्ड लेंथ आती है, ये भी तो पता है तुम्हें। अब बस अगला क्वेश्चन यही है हमारा, इसका एप्लीकेशन पार्ट, कि हम बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे। चलिए, बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर निकालने सिखा दिए तुम्हें, करते रहना प्रैक्टिस। अब तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, 1 प्लस के पाई बाई सिग्मा, बस वही चीज़ लेना जो तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। हर टाइप का एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया। अब देखो यहां से जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की एप्लीकेशन आती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ में, कि अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो तो तुम कैसे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे। तो ध्यान देखो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तुम देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड होगा, और फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अब ये मत पूछने लग जाना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे एस कैरेक्टर भी तो बढ़ जाते हैं ना भाई, इतना मैं नहीं बता रहा। चलो, जब तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो तुम्हें जाना है हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे जाना है? हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें पता है कि जो sp3 होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, फिर sp2, और फिर क्या आएगा? sp। ये तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुन लो, मिस्टेक करोगे ना लिखने में, कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। और जब तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, जब तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, देखो पहला केस, सबसे पहले प्रीफरेंस देनी है बॉन्ड ऑर्डर को, फर्स्ट प्रीफरेंस। अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया फिर उसके बाद तुम्हें देखना है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया उसके बाद तुम्हें थर्ड प्रीफरेंस जो देनी है वो एस कैरेक्टर को प्रीफरेंस देनी है, कि एस कैरेक्टर। और तुम्हें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एस कैरेक्टर होती है। चलो बोलो, दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कोई दिक्कत है इसमें? बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। फिर अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाए, सबका सपोज करो 1.5 1.5 आ जाए, तो उसके बाद देखो कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाता है तो सबसे लास्ट में आ जाओ कि उसमें एस कैरेक्टर पता करो कि एस कैरेक्टर किसके अकॉर्डिंग। तो एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा? हर बॉन्ड के एस कैरेक्टर पता करोगे बॉन्ड के, तो उसमें क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। चलिए अब क्वेश्चन हो जाए।
क्वेश्चन देखो, CO2 मॉलिक्यूल अरेंज करना है, अरेंज करो CO बॉन्ड लेंथ में। CO2 हो गया, बोलो बॉन्ड लेंथ बताओ, CO की बॉन्ड लेंथ कैसे अरेंज करोगे? बोलो CO की बॉन्ड लेंथ कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो। तो 1 प्लस के पाई बॉन्ड कितना है? 1/3, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 1.33। इसके लिए तुम्हें निकाल के ही बताया था कितना होता है इसके लिए? 1.5। और इसमें तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। बोलो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर को अरेंज करना है। बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करने के बाद बस तुम्हें चीज़ें बता रखी है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी इसमें? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। और सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है? CH3 का, CH3O CH3। तो इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी सबसे हाई होगी। उसके बाद क्या आएगा? CO3 2 नेगेटिव। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? CH3 COO नेगेटिव। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? CO2 मॉलिक्यूल। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? CO मॉलिक्यूल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बताओ अब दुनिया में कभी कोई दिक्कत आएगी तुम्हें? किसी भी चीज़ की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इतना बता दिया, बॉन्ड एंगल निकालने सिखा दिए, अब तो तुम्हारा सब कुछ ही हो गया। मतलब बोलो कर लोगे? चलो 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ तुम्हें, 1-2 एग्जाम्पल और कर लो। बस सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस लगाओ। इक्विवेलेंट रेजोनेंस तुम्हें पता ही है। चलो क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें एक। चलो बताओ, सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी है। अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना सीख गए तो सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ भी अरेंज करना सीख जाओगे। SO4 2 नेगेटिव, SO3, SO2 R2 और SO3 2 नेगेटिव। बोलो कैसे अरेंज करोगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या देखो? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम SO4 में देखोगे तो मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट ही, तो कैलकुलेट कर रखा है। इसका कितना आ जाएगा? 1.5। SO3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना? 2। और इसका कैसे निकालोगे? लो भाई, इसका निकालने में कौन सी आफत आ जाएगी? R। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। SO3 2 नेगेटिव का, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.33। बोलो तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी? SO3 2 नेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे 1.3। उसके बाद क्या आ जाएगा? SO4 2 नेगेटिव। बात ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है। जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो मुझे बताओ कैसे अरेंज करोगे? तो सेकंड स्टेप क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है वो sp2 प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है वो क्या है? sp3 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो sp3 रहेगी उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी रहेगी, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जो SO2R2 है वो पहले आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा? SO3 आ जाएगा। लो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है?
कर लोगे? ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसको खुद से अरेंज करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, खुद से अरेंज करना उसको, ठीक है? कुछ खुद के लिए भी छोड़ दो। चलो चलो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। NO पॉजिटिव, NO, NO2 पॉजिटिव, NO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2, NO3 नेगेटिव और R3NO, ठीक है? चलो, इनकी बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी है, बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की। ये तुम्हारा HW दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं। चलो बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं, पहले बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन खुद से सोचना इसका। इसके लिए कितना आता है 3, इसके लिए कितना आएगा 2.5, ये MOT से निकलेगा, अगला टॉपिक MOT पढ़ाऊंगा ना। NO2 पॉजिटिव इसका आएगा 2, NO2 नेगेटिव इसका भी 2, NO2 नेगेटिव 1.5, NO2 का 1.5, NO3 का कितना आ जाएगा 1.33 और इसका कितना आ जाएगा 1। चलो बताओ, कर लोगे? इसमें अरेंज करना तो कुछ है ही नहीं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। किसमें बॉन्ड ऑर्डर में दिक्कत आई होगी? NO नेगेटिव, तो भाई इनका निकलता है MOT से। MOT में तुम्हें सिखाऊंगा ही, सिखाना क्या, सीख लो थोड़ा सा, और क्या भी बता देता हूँ। तो बस तुक्का ही बता रहा हूँ तुम्हें। जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। इधर चलोगे 15, 16, 17, 18, इधर चलोगे 13, 12, 11, 8। तो देखो 14 में जो होता है नाइट्रोजन का केस होता है N2, उसमें जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। अब जो 14 होता है वो नाइट्रोजन का केस होता है, नाइट्रो N2 मॉलिक्यूल, इसमें 14। इतना MOT का कंसेप्ट तुम्हें पता है, मुझे पता है। तो इसका 3 होता है। अब जब जैसे ही तुम इधर चलोगे, इधर क्या करो 0.5 कम करते चले जाओ। 0.5 कम करोगे तो इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका करोगे 2, इसका कितना आ जाएगा 1.5। तो 2.5 0.5 क्या करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। लेकिन ये तुक्का है, मैं बता रहा हूँ तुक्का है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जब MOT बताऊंगा उसमें बताऊंगा एग्जैक्ट। ऐसे जब तुम इधर बढ़ोगे तो इधर की तरफ भी क्या करते चलो, कम करते चलो। कितना 0.5 कम करो, तो 0.5 कम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5। इसके लिए करोगे तो कितना आएगा 2, इसके लिए करोगे तो 1.5, 1.5, तो इसके बाद 10 आएगा। 10 पे करोगे तो इसका कितना हो जाएगा 1, 9 पे करोगे 0.5 और 8 पे कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आ जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 9 और फिर 8 के लिए कितना आ जाएगा 0। तो देखो जैसे तुम्हें NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसमें कितने होते हैं 7, इसमें कितने होते हैं 8, 7 7 14 और 1 15, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। ऐसे NO नेगेटिव, इसका कितना होगा 7 और 1 8, एक नेगेटिव चार्ज है तो कितना हो गया 16, 16 पे कितना है 2। तो इस तरीके से तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बस ये तुक्का बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक MOT है, तो MOT में तुम ईजिली समझ जाओगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब बताओ मुझे क्या ऑर्डर होगा इनका, कैसे अरेंज करोगे इनको? वैसे तो होमवर्क है, होमवर्क तो तुम ऐसे ही करोगे, पता है मुझे। अरेंज करके बताओ कैसे अरेंज करोगे। बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी है सबकी, बताओ कैसे अरेंज करोगे। NO3 नेगेटिव, तो इसका कितना हो जाएगा 1.33 के अप्रोक्स। चलो देखो ये कभी क्वेश्चन R3 मैं तो बना के दिखा दिया तुम्हें डेल्टा बॉन्ड, ये तुम्हें डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है R3NO। तो इस केस में तुम्हें घबराना नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर भाई 3 R तो हो चुके हैं, तो अब ये क्या बनाएगा डेल्टा बॉन्ड, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में अरेंज करो। सबसे पहले कौन आएगा, उठाओ R3NO। सेकंड पे कौन आएगा 1.33 NO3 नेगेटिव। अब इसके बाद ये तो श्योर है कि इन दोनों में से कोई आएगा, भाई ये बात तो श्योर है ना कि इन दोनों में से कोई आएगा। और फिर ये आएंगे और फिर ये। अब देखो NO2 नेगेटिव और NO2 में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक किया तो 5 और 1 6, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp2।
लेकिन तुम्हें पता है NO2 का, NO2 क्या है, रेडिकल मानो, तो रेडिकल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है तुम्हें पता है, sp1 से 2 के बीच में आता है। तो जब इसमें क्या है P2 है और इसमें क्या है P1 से 2 है, मतलब S करेक्टर इसमें हाई है, और जब S करेक्टर हाई है NO2 में तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी कम होगी, किसके कंपेयर में, NO2 के। तो तुम्हारा NO2 नेगेटिव है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फिर से बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो NO2 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, यही तो होती है, और NO नेगेटिव में क्या आ जाएगा, ये से बन के आ जाएगी NO नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3 के अप्रोक्स है, वैसे तो 2 ही आ रहा है जब बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे तुम, S करेक्टर देखोगे, तो S करेक्टर देखोगे तो sp के अप्रोक्स आएगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, NO नेगेटिव, और फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, NO, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, NO पॉजिटिव। लो अब तुम्हारा एंड हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग का, इससे बाहर नहीं आएगा अब कुछ। चलो तो यहाँ पर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर खत्म होता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। खत्म क्या, इससे आगे फिर मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ने लगते हैं बच्चे। अभी मैं जैसे डाइमराइजेशन वाली कंसेप्ट बताया था, तो उस डाइमराइजेशन में चाहता तो उस चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता था, तो वो पार्ट किस में चला जाता, तुम्हारा मेन ग्रुप एलिमेंट में चला जाता। तो जितना था केमिकल बॉन्डिंग में, जितना मुझे आता था, जितना मैंने लोगों से सीखा है, अपने टीचर से सीखा है, वो सब कुछ मैं तुम्हें दिया है, कोई कंजूसी नहीं की, कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर यही टॉपिक अगर कोई ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए या मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ तुम्हें छुड़वा दूंगा। क्योंकि तुम सोचो, तुम वीडियो लेक्चर में तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वीडियो लेक्चर में मेरे पास टाइम है, तुम्हारे पास देखने का टाइम है, तो तुम्हें मैं सब कुछ ही दे देता हूँ जितना मुझे आता है। लेकिन यही क्लास अगर तुम ऑफलाइन क्लास में लोगे, मुझसे पढ़ोगे, तो मैं कंजूसी करूँगा बताने में, करूँगा, वो सी बात है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता ऑफलाइन चीज़ें बताने में। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, सॉलिड स्टेट में इतने सारे एग्जांपल बताए वो नहीं बताने का, तो कम कम चीज़ें बताया करते हैं। हमें यही होता है यार, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, इतने हज़ारों टॉपिक उन्हें कौन कंप्लीट करेगा। तो ये तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग का एंड था। इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, क्योंकि एक चैप्टर ना कंसेप्चुअल है। पूरे इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। पीरियोडिसिटी पहला चैप्टर है, दूसरा ये केमिकल बॉन्डिंग, सारा केमिकल बॉन्डिंग कराया A to Z, कुछ नहीं छोड़ा। हर एक चीज़ तुमने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है ना, सीक्वेंस वाइज चीज़ों को याद रखा है, तो तुम कभी मिस्टेक करोगे ही नहीं। हर एक चीज़ बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, इसका एप्लीकेशन पार्ट A to Z हर चीज़ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की है। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या होता है, मल्टी सेंटर के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ बताइए। कुछ एक्सेप्शनल क्या बोल सकते हैं, कुछ जो तुम्हारे लेवल पे नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे हाइब्रिडेशन मिसलेनियस जिसमें डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उठा के तुम्हारे सामने रखी है। तो हर एक चीज़ का कंसेप्ट वाइज सीक्वेंस में मैंने तुम्हें चीज़ें पढ़ाई है। और इतनी सब चीज़ें पढ़ने के बाद भी अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रही, तो वो मेरी कमी नहीं है, अब वो कमी तुम्हारे अंदर है। भाई सिंपल सी बात देखो, कोई भी टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तो तुम ये बात सोचो कि मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या तुम उस टॉपिक को अपना 100% दे पा रहे हो। भाई मैं इस टॉपिक को पूरा अपना 100% क्या 200% दिया है, A to Z सब कुछ दिया है तुम्हें। इस टॉपिक में हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है। लेकिन इस टॉपिक के पढ़ने के बाद जब तुम क्वेश्चन नहीं लगा पाते और तुम ऐसे ग्रुप में बोल देते हो सर हमसे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन नहीं लिखते, दुखता है भाई। वो विनोद वाला डायलॉग, दर्द होता है भाई, दर्द होता है। इतनी सारी मेहनत की और फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है। तुमने वो चीज़ें कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ा नहीं। भाई एक क्लास में 100 बच्चे, अगर 20 बच्चों को भी समझ में आ रहा है, तो वो 80 बच्चों को क्यों नहीं आ रहा। ऐसे तो देखो, अगर एक बच्चे को भी समझ में आ गया, दिमाग तो सबकी इक्वली है ना, अगर एक बच्चा समझ पा रहा है तो वो दूसरा भी समझ लेगा। तो हर चीज़ को सीक्वेंस में याद रखना, ऑर्डरली अरेंज करना, तभी चीज़ें तुम्हारे याद रहेगी। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा अच्छा चैप्टर है, मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। जब कभी ज़िंदगी में तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाओगे तो तुम्हें भी मज़ा आएगा, जब नई नई बातें बच्चों को बताओगे। तो पॉइंट ये है कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो परेशान मत हुआ करो, उस क्वेश्चन को ढूंढा करो कि भाई इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ की, गलती कहाँ की। ये तो नहीं होता कि एकदम से सर ये नहीं हो रहा इसके बता दे। हाँ, टोटली अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो मेरे ऊपर डिपेंड करोगे तो तुम हमेशा मार खा जाओगे।
कितनी चीज़ें मैं तुम्हें बता सकता हूँ, हज़ारों चीज़ें थोड़ी ना बता सकता हूँ। तो कोशिश क्या करो, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होता उसे गूगल पे ढूंढा करो, यूट्यूब पे और इतने हज़ारों हैं, वहाँ पे सर्च मारा करो, इस टॉपिक का कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेनेशन होगा, और उसे एक्सप्लेन करने के बाद अपना टॉपिक फुल कवर किया करो। ठीक है, तो अब हम MOT में मिलेंगे और यहाँ तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का एंड होता है। थैंक यू सो मच।